अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे मूल्य के लिए करें आंवले की सही तरीके से तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। आंवला के बाग फलों से लदे हैं। कुछ किसान इनकी तुड़ाई का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि किसान इसकी तुड़ाई करते समय सावधानी नहीं रखते हैं, जिससे एक तो बाजार में अच्छा दाम नहीं मिलता है, वहीं दूसरी ओर फसल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए किसान आंवला की तुड़ाई करते समय और तुड़ाई के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें फलों का अच्छा बाजार भाव मिल सके, तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए यह विशेष अंश। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्यों को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी फलत का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, परंतु यह क्रिया बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के कैरेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन में नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े आकार के फल, जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उसको मुरब्बा बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक का नुकसान होता है। इसीलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधों के तने की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है तथा रखरखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है।
जिसमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवला को दूर भेजने के लिए गत्ते से बनी डिब्बियों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं। किसान भाइयों, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इससे अच्छा लाभ मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं के बदलते मौसम में देखरेख करना बहुत ही जरूरी है। तो पशुपालक कैसे करे बदलते मौसम में अपने डेयरी पशुओं की देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मौसम जो है कि अपना रंग बदल रहा है और समय के साथ मौसम हम लोग शरद ऋतु की तरफ जा रहे हैं। ये मौसम जानवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जानवर अपना बेस्ट दे देता है, चूँकि अभी जानवर को हम लोग जो खाना खिलाएंगे उसका पाचन काफ़ी अच्छा होगा। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। खान पान के संबंध में हम लोग कहना चाहेंगे कि अभी पशुओं को गरिष्ठ भोजन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके दाना खिलाने पे, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि प्रति लीटर दूध 400 ग्राम, अगर गाय है तो उसको 400 ग्राम और भैंस है तो उसको प्रति लीटर दूध 500 ग्राम अनाज अवश्य दें। भूसा को भोजन नहीं मानते हैं, वो फिलर मटेरियल है। हम लोग को भोजन के रूप में दाना, जिसमें गेहूं, मक्का और थोड़ा सा धान, दलहन या ये तिलहन का खल्ली, जो कि सरसों खल्ली या राई का खल्ली हो सकता है, इन सबको समुचित मात्रा में मिला के उसको दरवा लें और प्रति किलो दूध 400 ग्राम गाय को और 500 ग्राम जो है कि भैंस को दें। ये दुधारू पशुओं के लिए हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्भवती पशुओं के लिए। गर्भवती पशुओं के लिए चूंकि किसान के दिमाग में रहता है कि अभी चूंकि दूध नहीं दे रही है तो हम लोग इसको दाना क्यों खिलाएं, लेकिन किसान को ये समझना चाहिए कि जो पशु गर्भ से है उसके अंतिम ट्राइमेस्टर, अंतिम तिमाही में, अंतिम 3 महीना में 2/3 बच्चे का विकास होता है और उस समय अगर हम लोग दाना नहीं देते हैं तो गाय अपने शरीर का जो रिजर्व है, जो शरीर में संचित ऊर्जा और ये पोषक तत्व हैं, उसका उपयोग वो बच्चे को विकसित करने में लगा देती है और गाय का शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे गाय अगले बार बच्चा देने के बाद जो है कि ठीक से दूध नहीं देती है। तो किसानों से ये आग्रह है कि आप जो अंतिम 3 माही है उस समय जरूर दाना खिलावें, मेंटेनेंस राशन दें और कम से कम 1.5 किलो अनाज जरूर दें। ये नहीं सोचे कि वो अनाज वो बेकार दे रहे हैं, वो उनके जानवर जब बच्चा देगा उसके बाद वो गाय जो है कि दूध देने में आपको मेकअप कर देगी। ऋतु के अनुसार प्रकृति ने बहुत से फल दिए हैं या बहुत सा भोजन है जो कि हम लोग जानवर को दें, जिसमें हल्दी, अजवाइन, आंवला, मिठा गुड़ जिसको कहते हैं, काला नमक, ये सब देने से जानवर का स्वास्थ्य जो है कि अपने आप को अभी बदलते मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल सकेगा। अगर हमने जानवर को कीड़ा की दवा नहीं दी है तो ये बहुत ही उत्तम समय है, हम लोग को प्रति जानवर को कीड़ा का दवा दे देना है और साथ में उसके बाद जो है कि एक जो है कि लिवर टॉनिक वो अवश्य पिलावें।
पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। मैं अपने पशुपालक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो एहतियात बरतना है, सबसे ज़्यादा एहतियात है कि अभी शरीर जो है कि नए शरद ऋतु के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है और इस समय ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमको सुबह और शाम जानवर के पास उलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि हमको दो फायदा हो, जानवर को गर्मी भी मिले और मच्छरों से जानवर का बचाव हो। हम लोग देख रहे हैं कि गंदगी के कारण चारों तरफ मच्छर की भरमार है और हम सभी जानते हैं मच्छर और टिक्स जो कि जानवर में होते हैं वो बहुत से बीमारियों के वाहक होते हैं। तो मच्छर से बचाव, ठंड से बचाव। ठंड से बचाव के लिए हम लोगों को जानवर को उलाव की व्यवस्था की है। और किसान बंधुओं से ये भी आग्रह है कि जब हम लोग अलाव जलाते हैं पशुओं को गर्म रखने के लिए और मच्छर भगाने के लिए, उस समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर इस मौसम में उस अलाव से आग लगने, पशुओं के जल जाने की खबर आते रहती है। हम पशुपालकों से कहेंगे कि अलाव अगर जलाते हैं तो ध्यान दें और समय रहते उसको बुझा दें, जिससे कि रात में किसी तरह की घटना नहीं हो। मैं अपने पशुपालक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में पशुओं में HSBQ, जिसको हिंदी में हम लोग समझते हैं हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड BQ ब्लैक क्वार्टर, जंघा रोग या ये कृष्ण जंघा बोलते हैं, जिसमें पैर में जो है कि सूजन हो जाता है और जानवर लंगड़ाने लगता है, और डकहा रोग सांस से संबंधित बीमारी है। इसका टीकाकरण कराया जा रहा है। उनको HSBQ का टीकाकरण कर इस मौसम में अपने पशुओं को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि के क्षेत्र में पिछले 25 से 30 वर्षों में कई उन्नत तकनीकियां इजाद की गई, जिसमें फसल कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत तेजी से किसानों की जरूरत बन गई। इससे खेती आसान तो हो गई, लेकिन इस मशीन से कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना हमारे वातावरण के लिए खतरा बन गया। इसी को ध्यान में रखते हुए रोटरी स्लेशर यंत्र का विकास किया गया, जो पराली प्रबंधन के लिए अच्छा विकल्प है। आइए इसके बारे में जानते हैं कृषि इंजीनियर DK द्विवेदी से। आज विषय पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये है रोटरी स्लेशर। इसको अपनी देसी भाषा में, ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा में चकरा भी बोलते हैं। ये जो यंत्र है यह एक बहुत उपयोगी यंत्र है। इसका उपयोग खास तौर से हम बरसात के बाद जो हमारा कचरा हो जाता है उसको हम आग लगाते हैं, या पुआल को हम जो धान की कटाई करते हैं आग लगाते हैं, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। उसके लिए काटने के बाद उसको बारीक रूप में चॉपिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हम खेत में जुताई कर सकें और कृषि अवशेष को मिलाकर उपयोग कर सकें। ये जो है इसका मुख्य कार्य है। रोटरी स्लेशर का विकास सरल तरीके से पराली प्रबंधन के लिए एक अच्छी पहल है। और भी बहुत से यंत्र हैं जो कि काफी महंगे हैं और छोटे और मध्यम किसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे किसानों के लिए रोटरी स्लेशर कम लागत वाला बढ़िया विकल्प है।
धान के जो हम स्ट्रा को अगर उपयोग कर सके तो यह, अगर हम आवश्यक नहीं किसान भाइयों, हम आपको सलाह देंगे कि जो बड़ा बड़ा है वो उठा लें, लेकिन जो छोटे टुकड़े हैं उसको ये चॉपर के माध्यम से चलाकर, आपने हार्वेस्टर से चलाया है तो जहां गट्ठर के गट्ठर गिरे हैं वो तो ट्रॉली में भर करके बाहर कर लें, और बाकी जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा है जो एक फीट का रह जाता है उसको ये चॉपर के माध्यम से अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर कल्टीवेटर चलाएंगे, और या फिर इसको आप एक जो अभी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा डीकम्पोजर का विकास किया गया है, डीकम्पोजर का कैप्सूल नई दिल्ली और हमारे जो स्वास्थ्य मृदा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, वो लोग भी डीकम्पोजर बनाते हैं, उनके माध्यम से प्राप्त कर उसका घोल का हम छिड़काव अगर कर देते हैं तो ये जो कचरा है ये 15 से 30 दिन के अंदर सड़ करके जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है। CSSRI लखनऊ ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। यह जीवाणु तरल अवस्था में होता है जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद यह सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। इस डिकम्पोजर का नाम हेलो CRD दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके इसे आप ले सकते हैं। चलने में यह यंत्र में 3.5 से 4.5 लीटर प्रति घंटे का खर्चा आता है। ट्रैक्टर ज़्यादा ओवरलोड होके नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हमें अगर अच्छा काम करना है तो 45 HP का ट्रैक्टर होना आवश्यक है, क्योंकि ये 4 फीट और 5 फीट 2 साइज की मशीनों में आती हैं। और इसका अगर हम ड्रम टाइप का मॉडल लें तो उसमें 50 HP ट्रैक्टर होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो वो उतनी अच्छी जो है चॉपिंग छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेगा। इसमें जो हमारे एक और चीज़ें हैं कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये ध्यान देना है खेत में पत्थर ना हो। पत्थर होने से चूंकि ये ज़मीन से सट के चलता है और जो स्ट्रा है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता जाता है, अगर पत्थर होंगे तो पत्थर से ब्लेड टकराएगा और ब्लेड टूटने की संभावना रहती है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो टूट के गिर जाएगा और फिर ब्लेड जो है कम संख्या कम हो जाने से उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। इसमें रख रखाव में मुख्य बिंदु है जो इसके जितने भी नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो सेल्फ लॉकिंग नट बोल्ट लगाना चाहिए, नायलॉन वाले नट जो होते हैं सपोर्टिंग, क्योंकि ये मशीन वाइब्रेट करती है। हमेशा PTO शाफ्ट में ग्रीसिंग, योक में दोनों योक में ग्रीसिंग कर देना चाहिए। गियर बॉक्स का इंजन जो ऑयल है 140 नंबर का उसका लेबल देख लेना चाहिए, लेबल सही होना चाहिए। जो सपोर्टिंग प्लेट के और ब्लेड के बोल्ट हैं वो सेल्फ लॉकिंग बोल्ट और वो बोल्ट टाइट होने चाहिए। यही विशेष ध्यान देने की चीज़ है। इसमें मुख्य जो है भाग हमारे रोटरी ब्लेड, गियर बॉक्स और जो है सपोर्टिंग प्लेट है। बाकी फ्रेम, PTO, ये 4 चीज़ों की क्वालिटी इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। PTO शाफ्ट हमेशा हैवी ड्यूटी होना चाहिए। जो गियर बॉक्स है रोटरी गियर बॉक्स होता है, इसमें स्पीड रोटेशन में ये हैवी ड्यूटी ना होने से इसमें परेशानी आती। 2 या 3 तरह के मॉडलों में अलग अलग तरह के आते हैं। बेसिकली जो ये मॉडल है ये रोटेटिंग टाइप अच्छा चलता है। ड्रम टाइप का मॉडल थोड़ा कीमत ज़्यादा होने की वजह से कम चलता है, 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए होती है, जबकि ये जो ऑर्डिनरी है रोटरी टाइप का ये जो है 45,000 से 65,000 के बीच में, जितना हम हैवी ड्यूटी खरीदें उसके अनुसार होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रेवाड़ा जिला पाली से ईसन शर्मा ने। आप बैगन की फसल में लगने वाले रोग और कीटों की पहचान और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ईसन शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। नमस्कार किसान भाइयों,
आज हम बैगन की खेती एवं बैगन में लगने वाली रोग और कीड़ों के बारे में बात करेंगे। बैगन की खेती सालों भर होती है और ये एक नकदी फसल है। इससे किसान को काफ़ी आमदनी होती है, लेकिन बैगन में देखा गया है कि इस फसल में कीट और रोग काफ़ी तादाद में होती है और जिससे काफ़ी नुकसान होता है। उपज के साथ साथ इसमें बाज़ार भाव में भी कमी आती है। पत्र धब्बा, ये देखा गया है कि बैगन के पत्ते में भूरा आकार का छोटे छोटे काफ़ी तादाद में धब्बा बनते हैं। आगे चल के ये धब्बा पूरे पत्ती में फैल जाते हैं और पत्ती बिल्कुल झुलस जाते हैं। तो इस बीमारी से बचाव के लिए किसान भाई आपको जैसे बेविस्टिन, इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव करें। और एक बीमारी जो बैक्टीरियल विल्ट, जीवाणु मूर्छा जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी तादाद में इसका भी नुकसान होता है और ये बीमारी एक बार लगने के बाद इसको ठीक करना काफ़ी कठिन होता है। किसान भाइयों, रोग के लक्षणों को जानने के बाद अब बारी आती है इस रोग की रोकथाम की। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाई कुछ जैसे स्वर्ण शामली, स्वर्ण संपदा आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको फसल चक्र की अपनाना होगा। तो किसान भाई, ये जो बीमारी है आप इसको समेकित रूप से प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आप जब खेत की तैयारी करेंगे उस समय प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3 कुंटल नीम या करंज खली खेत की जुताई करते समय प्रयोग करें। इसके बाद जब खेत की अंतिम जुताई करेंगे उस समय ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका प्रयोग करें। इसे भी बैगन में जो बहुत सारे रोग लगने वाली है उसको रोकथाम अच्छी तरह से करते हैं। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट नए पत्ते और तने में घुसकर अंदर ही अंदर पौधे को खाता रहता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। साथ ही जब पौधे में फल बनने लगते हैं तब ये कीट फल में छेद कर हानि पहुंचाता है। ऐसे फलों का बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। इसलिए आप कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, आइए जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कीट के बारे में जो काफ़ी तादाद में नुकसान करते हैं। कीट में जैसे सबसे प्रमुख है तना एवं फल छेदक। ये कीट पौधा लगने के साथ ही पौधा को आक्रांत करते हैं और धीरे धीरे समूचा पौधा के साथ साथ फल को भी प्रभावित करते हैं। ये शुरू में तो तने को छेद करते हैं और जिससे पौधा मरने लगता है और फल फूल आने के समय में इसका आक्रांत काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और ये शीर्ष में उसको आक्रांत करते हैं और बाद में पूरा शीर्ष मुरझाने लगते हैं और बाद में ये फल को भी आक्रांत करते हैं और जिससे फल की गुणवत्ता के साथ साथ इनका बाजार भाव में भी कमी आता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए किसान भाई आप हर एक 2-3 दिन के अंतराल पे उसका आक्रांत हिस्सा को काट के बाहर निकाल दें और उसके बाद आप कीटनाशक में जो नीम निर्मित दवा है या नीम का 5% घोल आप हर एक 8 से 10 दिन के अंतराल पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे लाही, ये छोटे कीट हैं जो पत्ती से रस चूसकर, पत्ती या मुलायम टहनी से रस चूसकर इसको पौधे को काफ़ी कमज़ोर करते हैं। अगर समय रहते अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो पौधा बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है और ये पौधा कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस लाही कीट को रोकथाम करने के लिए जैसे क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे करें।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।